नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बेस्ड क्लासेस पर। और समय हो रहा है यूपी पुलिस की परीक्षा के दृष्टिगत जीएस के कुछ क्वेश्चंस पर बात करने का, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएँ, जिससे कि नई नई वीडियोज़ की जानकारी आप तक समय से पहुँचती रहे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, लिखा हुआ है, पट्टा किसके बीच एक लिखित समझौता था। पट्टा किसके बीच एक लिखित समझौता था? किसानों और जमींदारों को लगान की राशि का रिकॉर्ड प्रदान करना। नंबर 2, किसान और राज्यों के बीच। नंबर 3, जमींदार और राज्यों के प्रति। और नंबर 4 आता है किसानों और जमींदारों को लगान के अलावा भुगतान किए जाने वाले मुद्दों के संबंध में। ठीक है, तो पट्टा क्या था, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो पट्टे की यदि हम बात करते हैं तो पट्टा क्या था? किसानों और जमींदारों को लगान के अलावा भुगतान किए जाने वाले मुद्दों के संबंध में था। यदि आप अंग्रेजी व्यवस्था को पढ़ते हैं, यदि आप जमींदारी व्यवस्था को पढ़ते हैं, या आप मुगलों की व्यवस्था को पढ़ते हैं, तो बेसिकली ये हमारी मुगलों से इतिहास से संबंधित साइट है। तो मुगलों की यदि हम बात करते हैं तो मुगलों के समय में पट्टा क्या था? पट्टा जो था वो जमींदारों और किसानों के बीच में क्या था? लगान के अलावा भुगतान किए जाने वाली चीजों के संबंध में क्या था? मुद्दों के संबंध में एक लिखित समझौता हुआ करता था। आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, लिखा हुआ है प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक क्वेश्चन नंबर 2, ट्रेवल्स ऑफ द मुगल एम्पायर किसके द्वारा लिखी गई थी? क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक ट्रेवल्स ऑफ द मुगल एम्पायर किसके द्वारा लिखी गई थी? आंसर देंगे ए, रॉन्ग आंसर। ठीक है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक ट्रेवल्स ऑफ द मुगल एम्पायर फ्रांसिस बर्नियर के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? फ्रांसिस बर्नियर के द्वारा लिखी गई थी। कहा जाता है जो शाहजहां के समय में जो था चिकित्सक के रूप में आया था, दारा के साथ इसने काम किया, लेकिन जब दारा शिकों को जब औरंगजेब जो है मरवा देता है, तो इसने क्या है, औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में भी काम किया था। कहे कि औरंगजेब के दरबार में भी ये रहा था। तो दूसरे का सही आंसर है बी, फ्रांसिस बर्नियर की पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर एडी 1656 से 1668 आज भी उतनी ही प्रासंगिक और लोकप्रिय है जितनी तब थी। ठीक है, और उन्होंने कहा है मुगल बादशाह शाहजहां के सबसे बड़े बेटे मुगल राजकुमार दारा शिकोह के लिए एक चिकित्सक के रूप में काम किया था। क्वेश्चन नंबर 3, जब बाबर ने एशिया की सबसे बड़ी भूमि शक्तियों में से, क्वेश्चन नंबर 3 है, जब बाबर ने एशिया की सबसे बड़ी भूमि शक्तियों में से एक के रूप में भारत में राजवंश की स्थापना की, हिंद महासागर पर किस शक्ति का नियंत्रण था? यदि हम बात करते हैं हिंद महासागर पर शक्ति के नियंत्रण की बात में, तो सबसे पहले पुर्तगालियों के द्वारा जो था वो हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया था। पुर्तगाली बहुत पहले ही भारत की भूमि पर आ चुके थे। कहा था 1498 के समथिंग जब वास्को डी गामा पहली बार भारत के कालीकट तट पे पहुंचा, उससे पहले ही कहते पुर्तगाली अपना जो है हिंद महासागर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर चुके थे। तो इसका भी सही आंसर क्या है आपका? सी, पुर्तगाली समुद्री शक्ति ने पहले से ही हिंद महासागर को नियंत्रित कर रखा था। और बाबर ने जब भारत में अपने मुगल वंश की नींव रखी, तो उस समय पुर्तगालियों का हिंद महासागर पर नियंत्रण था। डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, आपके सामने डिस्क्रिप्शन दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, अकबर द्वारा अत्यधिक सम्मानित किए जाने वाले प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे? अकबर द्वारा सम्मानित किए जाने वाले अत्यंत प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे? तो उनका नाम था हरविजय सूरी। क्या नाम था? हरविजय सूरी अत्यधिक प्रसिद्ध या अत्यधिक सम्मानित जैन आचार्य थे। हरविजय सूरी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मुगल बादशाह अकबर को बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया था। ये भी कहा जाता है कि हरविजय सूरी के कारण ही अकबर ने मांसाहार का त्याग किया था और अपने राज्य में जो पशु बलि है, जो जानवरों की हत्या है, इनको क्या है, निषेध करवाया था। एक समय के लिए आचार्य जो जैन मुनि थे,
उन्होंने अकबर के लिए जैन धर्म को अपनाने के लिए भी था प्रेरित किया था। तो सही आंसर है इसमें आपका हरविजय सूरी। अकबर द्वारा अत्यधिक सम्मानित जैन आचार्य कौन थे? हरविजय सूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखा और आत्मसमर्पण नहीं किया था? मेवाड़ के राजा अभय सिंह, आमेर के राजा भारमल, मारवाड़ के राव चंद्रसेन और बीकानेर के राजा राय सिंह। यदि हम बात करते हैं तो इनमें जो मारवाड़ के राव चंद्रसेन थे, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही है। मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने जो है मुगलों के खिलाफ कभी भी समर्पण नहीं किया और अपने जीवन पर्यंत जो है वो मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। ठीक है। राव चंद्रसेन राठौड़ भारत में मारवाड़ के राजा थे। वह राव मालदेव राठौड़ के छोटे भाई थे। चंद्रसेन ने भारत की प्रमुख विदेशी शक्तियों का विरोध करने के अपने पिता के दृष्टिकोण को जारी रखा। मारवाड़ का प्रताप उनका दूसरा नाम है। 2 दशकों से अधिक समय तक उन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपने साम्राज्य की रक्षा की। उदय सिंह ने उनके उत्तराधिकारी के रूप में भी पदभार संभाला था। क्वेश्चन नंबर 6, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय निम्नलिखित में कौन भारत का सम्राट था? जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी गई उस समय भारत का जो सम्राट था वो कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर। अकबर के समय में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी गई थी। तो सही आंसर इसमें कौन सा है? आपका ए। ठीक है, सही आंसर कौन सा है? ए। 6 का ए। आप इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आपके सामने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7, औरंगजेब के शासन में कौन सा यूरोपीय यात्री भारत आया था? औरंगजेब के शासनकाल में कौन सा यूरोपीय यात्री भारत आया था? विलियम हॉकिंस, थॉमस रो, निकोलो मनुची और पीटर मुंडी। यदि हम बात करते हैं औरंगजेब के शासनकाल की, तो औरंगजेब के शासनकाल में निकोलो मनुची जो था वो भारत आया था, यानी कि सही आंसर है इसका सी। ठीक है, सी आंसर यहाँ पर सही है कि निकोलो मनुची यहाँ पर भारत आया था। सही है। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है क्रूरतम शासक, अपने चारित्रिक गुणों के कारण जिंदा पीर के नाम से जाने वाला ये शासक जो था शाहजहां को बंदी बनाने के पश्चात मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा और उसके पश्चात जो मुगल साम्राज्य का ये उत्तराधिकारी भी बना। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं क्या कहती है। अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत किस वर्ष में की थी? अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत किस वर्ष में की थी? तो अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत 1582 में की थी। कब की थी? 1582 में। 1582 में अकबर के द्वारा दीन इलाही धर्म की शुरुआत की गई थी। ठीक है, कब? 1582 में। दीन इलाही धर्म क्या था? दीन इलाही जो धर्म था वो अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया एक धर्म था जिसको ग्रहण करने वाला पहला और अंतिम हिंदू बीरबल था। कहा जाता है कि अकबर ने यह धर्म इस्लाम और हिंदू और कहें कि जो ईसाई लोग हैं उन सभी धर्मों को, तत्कालीन भारत के जो धर्म थे उन सभी धर्मों का समन्वय करके बनाया था। और इसको ग्रहण करने वाला पहला जो कहते हैं पहला और अंतिम हिंदू कौन था? अकबर का एक नवरत्न जिसे हम बीरबल के नाम से जानते हैं, जो कि इसका पुराना नाम महेशदास था, वो इस धर्म को ग्रहण करने वाला पहला और आखिरी भारतीय था या हिंदू था। क्वेश्चन नंबर 9, 1651 में मुगलों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में किस स्थान पर व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई? मुगलों को 1651 में, ठीक है, मुगलों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में किस स्थान पर जो है वो आपके व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो इसमें जो सही आंसर है वो है कासिम बाजार। ठीक है, कलकत्ता, कासिम बाजार, सिंगूर या बर्दवान में। तो कासिम बाजार, यदि हम बात करते हैं मछलीपट्टनम की बात करते हैं तो वहां पर एक जगह है कासिम बाजार। कासिम बाजार में क्या है कि अंग्रेजों को
तो पहली बार मुगलों के द्वारा फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में, ये लिखा हुआ है, एक जनगणना शहर है। यह गांव भागीरथी नदी के तट पर स्थित है और बंगाल के कासिम बाजार के कारखाना विकसित करने की अनुमति दी गई। निम्नलिखित में से कौन एक निरक्षर शासक था? अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निरक्षर शासकों की यदि हम बात करते हैं तो सबको पता है कि अकबर समकालीन शासकों में सबसे ज्यादा अनपढ़ शासक था। ये बगैर अनपढ़ शासक, पढ़ा लिखा शासक था। तो अकबर कैसा था? अकबर एक निरक्षर शासक था। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब अकबर की तुलना में अत्यधिक साक्षर व्यक्ति थे, लेकिन अकबर निरक्षर होने के बावजूद भी मुगल सल्तनत के सबसे महानतम शासकों में से एक गिना जाता है। 11 लिखा हुआ है, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा अकबर ने किस प्रांत पर अपनी जीत की याद में बनवाया था? फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा अकबर ने किस प्रांत पर अपनी जीत की याद में बनवाया था? तो ये जो है इसका सही आंसर है वो है गुजरात। जब अकबर ने गुजरात विजय को किया था तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उसने आगरा से कुछ दूरी पर जो है फतेहपुर सीकरी एक शहर बसाया और उस फतेहपुर सीकरी में ही क्या है, बुलंद दरवाजे को स्थापित किया और यह उसकी गुजरात विजय का प्रतीक था। ठीक है, विजय का द्वार यह बुलंद दरवाजा बनवाया। यह फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार है जो भारत के आगरा से 43 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा गुजरात सही उत्तर है। 12 शाहजहां के शासनकाल में जामीदारी अर्थात जागीर का मूल्य बढ़ा परंतु बढ़ने का स्थान मोटे तौर पर निम्नलिखित के साथ रहा। साम्राज्य में मनसबदारों की संख्या, जागीरों की संख्या में वृद्धि, अवधि के दौरान मूल्य वृद्धि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शाहजहां के शासनकाल में जामीदारी अर्थात जागीर का मूल्य बढ़ा, यानी कि अवधि के दौरान जो जागीर है उसकी मूल्य वृद्धि हुई। ठीक है, अवधि के दौरान मूल्य वृद्धि हुई। तो ये शाहजहां के शासनकाल में जागीरों की संख्या जो है वो कम थी, लेकिन जैसे जैसे उत्तरवर्ती काल की हम बात करते हैं, औरंगजेब के समय में आते हैं, तो औरंगजेब के समय में मनसबदारों की संख्या सबसे ज्यादा थी, क्योंकि और इन मनसबदारों में हिंदू मनसबदार सबसे ज्यादा थे। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो कि शाहजहां के समय में अवधि के दौरान जागीरदारी के मूल्य में वृद्धि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, स्थानीय अपराध के लिए स्थानीय जिम्मेदारी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो स्थानीय अपराध के लिए स्थानीय जिम्मेदारी का जो सिद्धांत है वो शेरशाह सूरी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। शेरशाह सूरी ने स्थानीय स्तर पर अपराध पर लगाम लगाने के लिए क्या है, इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और लोकल स्तर पर अपराधियों को पकड़कर कठोर कानून जो है उनके लिए कठोर दंड का प्रावधान भी शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अकबर के द्वारा नहीं जीता गया था? कश्मीर, कंधार, ओडिशा और बीदर। यदि हम बात करते हैं बीदर के बारे में, बीदर गुलमर्गा है और तो इसमें जो बीदर है वो अकबर के द्वारा जीता नहीं गया था। कश्मीर, कंधार और ओडिशा को अकबर के द्वारा जीत लिया गया था, लेकिन बीदर का जो क्षेत्र है वो अकबर के द्वारा जीता नहीं गया था। बीदर को बाद में औरंगजेब के द्वारा जो है मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। किस मुगल सम्राट के अधीन चित्रकलाएं तकनीकी पूर्णता तक पहुंच गई, हालांकि वे वास्तविक सुंदरता और भावनाओं से रहित थी? ठीक है, किस मुगल सम्राट के अधीन चित्रकलाएं तकनीकी रूप से पूर्णता तक पहुंच गई? तो वो था शाहजहां का टाइम पीरियड था। शाहजहां के शासनकाल में पत्थरों पर इनका प्रयोग किया गया, लेकिन ये तकनीकी रूप से बहुत ही उन्नत किस्म की थी, लेकिन ये कैसी थी, निर्जीव प्रतीत होती थी। ठीक है, तो शाहजहां के शासनकाल में जो चित्रकलाएं अपनी तकनीकी पूर्णता तक पहुंच गई थी, जबकि मुगल दरबार की सौंदर्य प्राथमिकता शाहजहां के अधीन भवन निर्माण में बदल गई। चित्रकला का विकास जारी रहा, जैसे जैसे तकनीक अधिक कठोर होती गई चित्र अमूर्त पुतलों के समान दिखने लगे। इन चित्रों में उपयोग किए गए रंग अपनी चमक में गहनों की तरह हो जाते हैं, जिससे वे बेहद शानदार बन जाते हैं। 16, किसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण हुआ था? ठीक है, आलमगीर द्वितीय के समय में, अकबर द्वितीय के समय में, अहमद शाह के समय में
यह शाह आलम द्वितीय के समय में अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण हुआ था। तो यदि हम बात करते हैं तो अहमद शाह के समय में, अहमद शाह यानी कि औरंगजेब के परवर्ती शासकों में इसका नाम आता है। अहमद शाह के समय में क्या है, अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण हुआ था। ठीक है। नादिर शाह की भारत विजय के दौरान अहमद शाह अब्दाली भारत की पहली यात्रा 1748 में शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में उसने पहली बार आक्रमण किया। ठीक है। नादिर शाह की भारत विजय के दौरान अहमद शाह अब्दाली ने भारत की पहली यात्रा की 1748 में शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में उसने पहली बार आक्रमण किया। इसमें यहाँ पर शाह आलम द्वितीय होगा। शाह आलम द्वितीय के समय में जो था अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण भारत पर हुआ था। देखिएगा, उन्होंने दुरानी साम्राज्य की स्थापना की और अक्सर ने आधुनिक अफगानिस्तान का जनक माना जाता है। कंधार में एक लोया जिरगा ने जुलाई 1747 में अहमद शाह को अफगानिस्तान का राजा नियुक्त किया और उन्होंने वहां अपनी राजधानी स्थापित की। अतः सही आंसर जो है वो आपका कौन सा है, आपका शाह आलम द्वितीय। ठीक है, यहाँ पर ये हटेगा और शाह आलम द्वितीय आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या आएगा, शाह आलम द्वितीय। 17 बाबर को पानीपत की पहली लड़ाई में जीत में मदद करने वाले प्रमुख बंदूकधारी का नाम क्या था। बाबर जब पहली बार भारत में आया तो पहली बार जो था उसने जो है बंदूकों का प्रयोग किया, कहें तोपों का प्रयोग किया, और तोपों के प्रयोग में उसका जो मुख्य जो बंदूकधारी था उसका नाम था मुस्तफ़ा रूमी। ठीक है, क्या नाम था उसका, मुस्तफ़ा रूमी। मुस्तफ़ा रूमी ने तोपों का प्रयोग भारत में पहली बार बाबर की ओर से किया। कहा जाता है कि तुगलक की सेना के खिलाफ जब ये लड़ाई हुई तो उसमें जो तोपों के प्रयोग से उसके हाथी बिदक गए और उन्होंने अपनी ही सेना को रौंद दिया। देखिएगा, लोधी बहलोल लोधी था, तुगलक नहीं, बहलोल लोधी के हाथियों पर तोप से प्रहार हुआ और बहलोल लोधी के हाथी तोपों के प्रहार से जो है बिदक गए, यानी कि बारूद के प्रयोग से वो बिदक गए और उन्होंने बहलोल लोधी की सेना को ही क्या है, रौंद डाला। ठीक है, मुस्तफ़ा रूमी वहां पर सही आंसर था। 18 निम्नलिखित में कौन सी वंशानुगत जागीरें हैं। तो वतन जागीरें, तनख्वाह जागीरें, इनामतुन, तमगा जागीरें और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वंशानुगत जागीरें थी वो वतन जागीरें थी। ये वतन जागीरें वो जागीरें हुआ करती थी जो वहाँ के राजाओं को या वहाँ के राजकुमारों को ही दी जाती थी, ये अन्य लोगों को प्रदान नहीं की जाती थी। जब मुगल शासक इन क्षेत्रों को जीत लिया करते थे तो एक जागीर के रूप में वहाँ के शासक को जो है ये सौंप दिया करते थे और उसके मतलब में ये जागीरें मुगल सल्तनत के लिए जो है राजस्व प्रदान किया करती थी। तो सही आंसर है ए। 19 अकबर के समय में एकत्रित भू राजस्व की एनएएस प्रणाली प्रचलित थी। कहां पर, बंगाल, बरार और राजपूताना में, बंगाल, बरार, खानदेश और सिंध में, मालवा, गुजरात और राजपूताना में, बरार, गुजरात और राजपूताना में। तो अकबर के समय में एकत्रित भू राजस्व की एनएएस प्रणाली कहां पर प्रचलित थी। ए ऑप्शन बंगाल, बरार और राजपूताना में, बी ऑप्शन बंगाल, बरार, खानदेश और सिंध में प्रचलित थी। कहां पर, बंगाल, बरार, खानदेश और सिंध में ये प्रणाली प्रचलित थी। अब एनएएस प्रणाली क्या थी, एनएएस प्रणाली क्या थी उसके बारे में देखिएगा। ठीक है, एनएएस प्रणाली की यदि हम बात करते हैं तो इसमें पटाई या गल्ला बख्शी प्रणाली, कंकट प्रणाली और नासाक प्रणाली के जो नाम से जाना जाता है। अकबर के शासनकाल के दौरान भूमि एकत्र करने की नासाक पद्धति बंगाल, बरार, खानदेश और सिंध में सर्वोच्च थी। नासाक प्रणाली का व्यापक रूप से मुगल साम्राज्य में विशेषकर बंगाल में उपयोग किया जाता था। इस दृष्टिकोण से किसानों के पिछले कर संग्रह के आधार पर एक कच्चा मूल्यांकन किया गया था। इसके लिए किसी वास्तविक माप की आवश्यकता नहीं थी, इसके बजाय क्षेत्र की गणना अभिलेखों का उपयोग करके की गई थी। अतः बंगाल, बरार, खानदेश और सिंध सही उत्तर है। मीर अर्ज का संबंध किससे है। मुगल सल्तनत की यदि हम बात करते हैं तो मीर अर्ज जो हुआ करता था वो याचिकाएं यानी कि पिटीशन से संबंधित एक अधिकारी हुआ करता था। मीर अर्ज के पास लोग अपने न्याय संबंधित या कहें
अन्य संबंधित जो आपके राजस्व है, न्याय है या अन्य जो लड़ाई झगड़े हैं उससे संबंधित जो अपनी सुनवाई के लिए जो थे वो आवेदन किया करते थे, यानी कि सही आंसर है बी। 21 क्वेश्चन नंबर, मुगल साम्राज्य का सुभाष में, ठीक है सुभाष नहीं है यहाँ पर सूबा होगा, यहाँ पर सूबा पढ़े आप, मुगल साम्राज्य का सूबा में व्यवस्थित संगठन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? मुगल साम्राज्य का सूबा में व्यवस्थित संगठन सबसे पहले किसके द्वारा? अकबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अकबर ने अपने शासन को सूबों में बांट रखा था और सूबों से ही क्या है जो है राजस्व वसूल किया जाता था। देखिएगा, बादशाह अकबर ने 1572 से लेकर 1580 तक अपने प्रशासनिक सुधारों के दौरान सूबों की स्थापना की। प्रारंभ में 12 सूबे थे, लेकिन उनकी विजय के बाद उनके शासनकाल के अंत तक उनकी संख्या बढ़कर 15 हो गई। सरकारें या जिला या सूबे से बनाए गए थे, परगना या महल सरकारों से बनाए गए थे। अतः सही आंसर है आपका अकबर। लिखा हुआ है कुलीन वर्ग में शेख ज्यादा किसे कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 22। कुलीन वर्ग में शेख ज्यादा की यदि हम बात करते हैं तो कुलीन वर्ग में शेख ज्यादा भारतीय मुसलमानों को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? भारतीय मुसलमानों के लिए शेख ज्यादा कहा जाता था। लिखा हुआ है मुगल काल में कुछ मनसबदारों को नगद वेतन दिया जाता था, उनको किस नाम से बुलाया जाता था? नगदीश, जागीरदार, अमीर या कोई नहीं। ठीक है, तो मुगल काल में एक मिनट, ठीक है, मुगल काल में कुछ मनसबदारों को नगद वेतन दिया जाता था, उनको किस नाम से बुलाया जाता था? तो मुगल काल में कुछ मनसबदारों को नगद वेतन दिया जाता था, उनको नकदीस के नाम से बुलाया जाता था। किस नाम से? नकदीस के नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 12 शिलालेखों का प्रख्यापन किसके साल से, किसके शासनकाल से संबंधित है? तो यदि हम 12 शिलालेखों का प्रख्यापन यानी कि 12 आदेशों की बात करते हैं तो जहांगीर के शासनकाल से संबंधित है। जहांगीर के शासनकाल में ही कहा था कि उसने एक न्याय की जंजीर लगवाई थी। अपने शासन को चलाने के लिए उसने 12 जो है शिलालेख या कहें कि 12 अध्यादेशों को जारी किया गया था। तो सही आंसर है आपका 24 का बी। लिखा हुआ है अंतिम क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासन के दौरान कुछ विद्रोह हुए जिनमें जाट, सैतानी सिख आदि शामिल थे। कौन सी संभावना उनके फैलने का सबसे महत्वपूर्ण कारण थी? औरंगजेब की धार्मिक नीति, औरंगजेब की दक्कन नीति, औरंगजेब की भू राजस्व नीति या कृषि संकट? तो औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी, औरंगजेब एक धार्मिक कट्टर नेता था, तो औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण ही क्या है ये सारे एक भू राजस्व नीति है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। औरंगजेब की जो भू राजस्व नीति थी उसने अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग कर लगाए थे और ये कर जो थे वो वहां के रहने वाली जनसंख्या और वहां पर जो जाति के आधार पर लगाए गए थे, वो किस धर्म को मानने वाले हैं इस आधार पर ये कर लगाए गए थे। तो बेसिकली जो अंग्रेजों की औरंगजेब की भू राजस्व नीति थी उसके कारण जाट, सैतानी सिख आदि जो थे तो वो विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल में हुए थे। तो ये थे हिस्ट्री के 25 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।